नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन। बहुत ही मेहनत करके इन क्वेश्चनों की छंटाई की गई है और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाले गए हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको मिल रहे हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर लेना। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है वो कितना है। पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है ना, मरुस्थल है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर का जो क्षेत्र है वो मरुस्थल क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल पूछा गया है कि लगभग कितना है। ये महिला पर्यवेक्षक 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन है 24,239 वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 75,000 वर्ग किमी और तीसरा ऑप्शन है 1,75,000 वर्ग किमी और 4 नंबर पर है 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है दोस्तों, आप सभी पढ़ते आ रहे हैं, मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार बता दिया है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। मरुस्थल का क्षेत्रफल है वो लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है। यह राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है। एक नंबर है 2,79,250.67 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है 1,79,250.67 किलोमीटर, उसके बाद में वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है 3,79,250.67 वर्ग किलोमीटर। 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है 2,50,267.55 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है वो क्या होगा। ये पूछ रहा है कि राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है, तो वो है 1,79,250.67 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हमने 75 देखा था ना, 1,75,000, तो इससे ऊपर है, परिगणित पूछा है इसमें। तो यहाँ पर ध्यान रखना 1,79,250.67 वर्ग किलोमीटर है, उसमें क्या था, लगभग था। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर कम लिखा गया है, देखो आरएस 2003 में, जेल परेड 2018 में और सीईटी एग्जाम 2023 में है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो राजस्थान का भूभाग है, क्षेत्रफल है, वो कितना भाग रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान कितना है, एक नंबर पर देखो लगभग 1/4, दूसरा ऑप्शन है लगभग 1/3, तीसरा ऑप्शन है लगभग आधा और 4 नंबर पर है लगभग 2/3। तो 1/4 का मतलब हो गया 1/4 है और लगभग 1/3 का मतलब हो गया 1/3 है और लगभग आधा का मतलब 1/2 हो गया और लगभग 2/3 का मतलब 2/3 हो गया। तो ये जो राजस्थान का जो रेगिस्तान है ना, ये राजस्थान के भूभाग का क्षेत्रफल का 2/3 है। ठीक है, 2/3 है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है। तो ये राजस्थान पुलिस 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजस्थान में कौन सा मरुस्थल आप सभी जानते होंगे। एक नंबर गोबी रेगिस्तान, दूसरा है थार रेगिस्तान, तीसरा है सहारा रेगिस्तान, 4 नंबर है कलहरी रेगिस्तान। तो राजस्थान में थार है, ठीक है, थार रेगिस्तान है, वो है राजस्थान में, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। तो कर्क रेखा आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से गुजरती है। तो एक नंबर पर दे रखा है उत्तर दिशा से गुजरती है, दूसरा है दक्षिण दिशा से, तीसरा है मध्य दिशा से, 4 नंबर पर है पूर्वी दिशा से। तो यहाँ पर कॉमन सेंस चाहिए दोस्तों। मैप अगर आपने देखा है तो उसके अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, तो वो जिले किस दिशा में है राजस्थान के मैप के अंदर, तो वो है दक्षिण दिशा में। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है। तो दक्षिण से कौन सी रेखा गुजरती है, ये महिला पर्यवेक्षक में पूछा है, डिप्लोमा जैन में पूछा है। एक नंबर है विषुवत रेखा, 2 नंबर मकर रेखा, 3 नंबर कर्क रेखा, 4 नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजस्थान के दक्षिण में से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण में डूंगरपुर जिले से गुजरती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये वो क्वेश्चन है जो आपको ऐसा लगता है कि आता है,
लेकिन एग्ज़ाम के अंदर आप ये सोचेंगे कि कोई हमें ये बता दे कि 2 ऑप्शन में ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो दूसरा ऑप्शन मैं अपने तरीके से है वो चूज कर लूँ, तो वो चीज़ है, वही क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चन है ना, एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो पूरा का पूरा मामला ही गोल हो जाता है, वही क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आप आराम से ध्यान से देखो, अगर आपको आता है फिर भी आप क्वेश्चन को आराम से देखो, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जब मिलता है तब समस्या खड़ी हो जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है तो वह जिला कौन सा है। ये सेकंड ग्रेड 2006 में पूछा है कि राजस्थान के अंदर सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक किस जिले में होता है। 1 नंबर बांसवाड़ा, 2 नंबर जैसलमेर, तीसरा है श्रीगंगानगर, 4 नंबर पर है धौलपुर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रीगंगानगर हो जाएगा। अब देखो राजस्थान के अंदर है ना सूर्य की किरणों का तिरछापन क्यों होता है, देखो ये जो कर्क रेखा है, उसके बाद में मध्य रेखा है, फिर है मकर रेखा। जब सूर्य की किरणें यहाँ पर होगा सूर्य, तभी गंगानगर है ना, गंगानगर वो उत्तर की दिशा में सबसे ऊपर है राजस्थान के मैप के अंदर, तो यहाँ से जो किरण पड़ेगी वो गंगानगर में क्या होगी, तिरछी पड़ेगी। तो ये इसलिए पूछ रहा है कि तिरछापन कहाँ पर है, किस जिले में, श्री गंगानगर में। अगर आपको ये पूछे लंबवत, लंबवत का मतलब होता है ऐसे सीधी जो किरण है वो पड़ती है, ठीक है। तो सीधी किरण कहाँ पर पड़ेगी, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा डूंगरपुर जिले से गुजरती है, तो कर्क रेखा के ऊपर सीधी लंबवत रेखा किरण पड़ेगी ना, तो वो होगा डूंगरपुर जिला। उसके बाद में यहाँ पर देखो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिससे जिस जिले की दूरी अधिक होगी उस पर किरणें सर्वाधिक तिरछी होगी। अतः सूर्य की किरणें बांसवाड़ा जिले में सीधी एवं गंगानगर जिले में तिरछी पड़ती है। हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है। तो लंबवत पूछ लिया ना इसके अंदर। अब गंगानगर नहीं होगा क्योंकि गंगानगर में तिरछा होता है। उसके बाद में अजमेर में भी नहीं होगा और जोधपुर में भी नहीं होगा क्योंकि कर्क रेखा से ये दूर है। तीसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा डूंगरपुर के नज़दीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 21 जून को सूर्य की किरण है वो लंबवत चमकेगी। सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला बांसवाड़ा में सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ती हैं, ये व्याख्या में दे रखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं। सबसे पहले इस तरह से पतंगाकार राजस्थान का मैप है तो सूर्य इस दिशा से आता है, पूर्व दिशा से, ठीक है। सबसे पहला जिला कौन सा है, सबसे पहला जिला है धौलपुर। तो धौलपुर में सबसे पहले सूर्य की किरण है वो दिखाई देगी। 1 नंबर है जुनूरात, 2 नंबर धौलपुर, तीसरा कोटा, 4 नंबर झालावाड़। तो धौलपुर दे रखा है, धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। उसके बाद में देखो इसकी व्याख्या में देखिए तो सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर में होता है क्योंकि धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, और सबसे बाद में सूर्योदय जैसलमेर में होता है क्योंकि ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम में सूर्योदय होने में 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा है कि कितना टाइम लगता है राजस्थान को पूर्व से पश्चिम तक पार करने में सूर्य को। तो 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है। पटवारी एग्जाम 2011 में पूछा गया है। 1 नंबर मध्य प्रदेश, 2 नंबर उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात, 4 नंबर पर है पंजाब। तो राजस्थान का किस राज्य के साथ में सीमा विवाद चल रहा है, तो वो है दोस्तों गुजरात के साथ में। उदयपुर संभाग के मांडना क्षेत्र के झांझर गुजरात के बीच 200 बीघा का विवाद राज्य में पुनर्गठन के समय से ही चल रहा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिणी विस्तार जिस जिले का है वह कौन सा है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार किस जिले का है। ये जलप्रेर में पूछा है, आरएस में पूछा है, राजस्थान पुलिस में पूछा है। तो 1 नंबर है झालावाड़, 2 नंबर पर है भीलवाड़ा, तीसरा चित्तौड़, 4 नंबर पर है झुंझुनू। तो ध्यान रखना उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो किस जिले का है, चित्तौड़गढ़ जिले का है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले का है। उपरोक्त विकल्पों के जिलों में उत्तर दक्षिण विस्तार चित्तौड़गढ़ जिले का सर्वाधिक है, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। पशु चिकित्सा कार्यालय 2020 में क्वेश्चन पूछा है कि थार मरुस्थल के किस भाग की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो सबसे कम है। तो 1 नंबर है उत्तरी भाग की, दूसरा दक्षिणी भाग की, तीसरा उत्तरी पूर्वी भाग की, और 4 नंबर है उत्तरी पश्चिमी भाग की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन दक्षिणी भाग की। थार जो मरुस्थल है ना, जहाँ पर दक्षिण भाग में जालोर बाड़मेर का जो कुछ क्षेत्र आएगा, जैसलमेर का कुछ क्षेत्र आएगा, वहाँ पर क्या है समुद्र तल से ऊंचाई है वो सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद में इसकी व्याख्या देखेंगे तो इसकी समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई 200 मीटर दक्षिणी भाग में और 300 मीटर उत्तरी भाग में है। यानी कि दोस्तों 100 मीटर का अंतर हो गया। यानी कि दक्षिणी भाग में तो है 200 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई और 300 मीटर है उत्तरी भाग में।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है। ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन, अगर इसको देखें अभी तक जो एग्जाम हुए उनके अंदर क्या दे रखा है कि पुराने जो क्वेश्चन आपने अंडरलाइन कर रखे हैं कई सालों से वही क्वेश्चन आएंगे। और एलडीसी 2018 में, वनरक्षक 2013 में, सीटी एग्जाम 2023 में पूछा जा चुका है कि थार रेगिस्तान कितने जिलों में फैला हुआ है। पहले तो 12 जिलों में था, ठीक है, 12 जिलों में। अब देखो कितने जिलों में है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 12 जिलों में मरुस्थलीय जिले माना है, किंतु वर्तमान में नए जिलों के पुनर्गठन के पश्चात मरुस्थलीय जिलों की अनुमानित संख्या लगभग 20 है। ठीक है, 20 जिले हैं दोस्तों लगभग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गतिशील रेत के टिल्ले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। यह कांस्टेबल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि गतिशील रेत के जो टिल्ले हैं, रेत के जो धोरे हैं, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो एक नंबर डोकर, दूसरा रोहिड़ा, तीसरा खेजड़ी, 4 नंबर है दरियन। तो दरियन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गतिशील रेत के टिल्ले हैं उनको स्थानीय भाषा में दरियन कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अब व्याख्या देखो, पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थल को बालू रेत के टिल्ले, धोरे, दरियन के अधिक फैलाव के कारण थली या रेत ही रेत कहा जाता है। वायु द्वारा लाई गई समस्त बालू का भार शीर्ष के छोर पर वायु की मंद गति पड़ने के कारण छोड़ दिया जाता है तथा इसकी दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से गर्त बन जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में ढांड या डांड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है। तो एक नंबर है नखली स्थान, 2 नंबर चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त, तीसरा है उत्सृत बेसिन और 4 नंबर पर है मरुस्थल में पलाया। तो थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन जाना जाता है, तो वो है चंद्राकार बालू का स्तूप, जो गर्त बने हैं उनको ढांड कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक नंबर गोंडवाना लैंड का, दूसरा अंगारा लैंड का, तीसरा टेथिस सागर का, चौथा ऑप्शन है लूणी नदी का। तो ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर जो थार मरुस्थल है ना, ये अवशेष है टेथिस सागर का, और अरावली किसका अवशेष है ये आप कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि थार मरुस्थल तो मैंने बता दिया टेथिस सागर का अवशेष है। अब आप ये बताओ अरावली है वो किस सागर का अवशेष है, ठीक है, किसका अवशेष है। उसके बाद में इसकी व्याख्या देखें, टेथिस सागर के बारे में देखें, थार रेगिस्तान के बारे में देखें। तो थार का रेगिस्तान एवं पूर्वी मैदानी भाग किसी समय टेथिस महासागर का भाग था। टेथिस सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सांबर, डीडवाना, पचपदरा, बालोतरा आदि खारे पानी की बड़ी झीलें, पलाया झीलें स्थित है। आकल गांव जैसलमेर के जीवाश्मीय प्रमाण भी इसी ओर इंगित करते हैं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं। पलाया झीलें हैं राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं। कांस्टेबल में 2 बार पूछ लिया ये क्वेश्चन, ठीक है, पलाया झीलें वाला। तो ये एक नंबर अरावली पर्वत में मिलती है, दूसरा थार का मरुस्थल में मिलती है, तीसरा हाड़ौती का पठार में, चौथा है पूर्वी मैदान में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पलाया झीलें वो जैसलमेर में है, ठीक है, और पालीवाल जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा बनाई गई हैं। पानी, बरसात के पानी की व्यवस्था के लिए उन्होंने पलाया झीलें बनाई और पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाई। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, जैसलमेर कहाँ पर है, थार में है। तो थार यहाँ पर 2 नंबर पर दे रखा है, थार का मरुस्थल, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, गोंडवाना प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है। गोंडवाना प्रदेश है ये राजस्थान के किस बृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है। एक नंबर है पूर्वी मैदानी प्रदेश, दूसरा है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, तीसरा है हाड़ौती पठार, 4 नंबर है घग्गर मैदान। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी शुष्क प्रदेश हो जाएगा। गोंडवाना प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है, तो यह है पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। पश्चिमी राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान के उपखंड लूनी बेसिन को गोंडवाना प्रदेश के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान को उपखंड लूनी बेसिन को गोंडवाना प्रदेश के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। यानी इनमें से कौन सी विशेषता है जो थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। एक नंबर है यहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है, दूसरा है यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, तीसरा है यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, 4 नंबर है यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो थार मरुस्थल के संबंधित विशेषता नहीं हो जाएगी, वो मैं आपको बता दूँ, सदाबहार वन नहीं है। एक तो यहाँ पर बबूल है, एक खेजड़ी है, और साथ में जो ये किंकर है। थार में आप सभी जानते हैं, हम लगभग राजस्थान के अंदर वो थार में ही आते हैं।
तो यहाँ पर जो तीसरा दे रखा है सदाबहार वन, हमेशा हरे भरे रहने वाला वन राजस्थान के थार मरुस्थल में नहीं है और ये विशेषता नहीं होगी। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या में देखो, थार के मरुस्थल में कांटादार झाड़ियां पाई जाती है जबकि सघन सदाबहार वन दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। आ गया, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? बरखान बालू का स्तूप, एक नंबर है 20 सेमी संवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में, दूसरा है 20 से 35 सेमी संवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में, तीसरा है 35 से 50 सेमी संवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में, 4 नंबर है 50 सेमी संवर्षा रेखा के पूर्वी क्षेत्रों में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? तो जहाँ पर बारिश है 20 से 35 सेमी संवर्षा रेखा के मध्य, वहाँ पर है बरखान बालू का स्तूप। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? सेकंड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, नया ताज़ा क्वेश्चन है। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? अब आपको ये पता है ना 20 से 35 सेमी संवर्षा रेखा कहाँ पर है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी निकाल पाते हैं। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? 1 नंबर है ओसिया जोधपुर, दूसरा है भालेरी चूरू, तीसरा है देशनोक बीकानेर, 4 नंबर है दांता रामगढ़ सीकर। तो यहाँ पर देखो तीन ऑप्शन है, पहला ओसिया जोधपुर, भालेरी चूरू और देशनोक बीकानेर, बाकी दांता रामगढ़ सीकर पहाड़ी के नज़दीक गया। तो यहाँ पर बारिश तो ज़्यादा होती है, इसलिए ये अर्धशुष्क क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश है वो 20 से ऊपर रहती है और लगभग 30-35 से कम ही रहती है, तो वो क्षेत्र है। इसलिए 1, 2, 3 इसके राइट आंसर हो जाएंगे, जो क्या है बरखान पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, बरखान या बरकान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंधित है? तो 1 नंबर पर्वतीय प्रदेश, 2 नंबर पठारी प्रदेश, तीसरा मैदानी प्रदेश, 4 नंबर मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बरखान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंधित है? तो मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शीप है एक, शीप क्या है? 1 नंबर है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, दूसरा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, तीसरा है पैराबोलिक बालू का स्तूप है, 4 नंबर है स्क्रब कापिस बालू का स्तूप है। तो शीप है एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, दूसरा है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, तीसरा है पैराबोलिक बालू का स्तूप, 4 नंबर है स्क्रब कापिस बालू का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, क्योंकि शीप है ना, शीप है वो एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप इस प्रकार से है। अब देखो इसकी व्याख्या में, बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा आगे की ओर समांतर बढ़ जाती है, जिसे शीप कहा जाता है। बरखान के अर्धचंद्राकार निम्न भूमि क्षेत्र में उपजाऊ भूमि रोही कहलाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? 1 नंबर शीप, 2 नंबर पैराबोलिक, तीसरा बरखान, 4 नंबर है अनुप्रस्थ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीप हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शीप बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के थार मरुस्थल में द्वती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिह्नित किए गए हैं? 1 नंबर रेखीय पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, दूसरा है तारा बालू का स्तूप, तीसरा पैराबोलिक बालू का स्तूप, 4 नंबर है बरखान बालू का स्तूप। तो रेखीय पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है, ये राजस्थान के थार मरुस्थल में द्वती नदी घाटी में बालू का स्तूप है वो चिह्नित किए गए रेखीय पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, थार का गढ़ा किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थार का गढ़ा। ठीक है, थार का गढ़ा किसे कहते हैं? 1 नंबर चांदा नलकूप, दूसरा मांडा नलकूप, तीसरा खारा नलकूप, 4 नंबर है ताजा नलकूप। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चांदन नलकूप। थार का गढ़ा किसे कहते हैं? चांदन नलकूप को कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 1 नंबर बालू का स्तूपों की अधिकता, 2 नंबर प्राकृतिक तेल गैस भंडार, तीसरा अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र, 4 नंबर भूमिगत जल का अच्छा भंडार। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बालू का स्तूप की अधिकता है ना, ये सही नहीं है, क्योंकि बालू का स्तूप की अधिकता कहाँ पर है? नहीं है ना, लाठी सीरीज क्षेत्र में।
देखो लाठीसरी क्षेत्र में प्राकृतिक तेल के भंडार मिले, औषधि चट्टानें मिली है, भूमिगत जल का अच्छा भंडार मिला है, लेकिन बालुका स्तूप की अधिकता धोरे नहीं है, ये ध्यान रखो। अब देखो अगला क्वेश्चन है, किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो एक नंबर है बाड़मेर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है चूरू, 4 नंबर पर है सीकर। तो जैसलमेर में है, ठीक है, जैसलमेर में है अक्कल नेशनल वुड फॉसिल पार्क राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान। अब देखो इसकी व्याख्या, अक्कल गांव जैसलमेर के जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर स्थित इस क्षेत्र में काष्ठ जीवावशेष पार्क बनाया गया है। यहाँ 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय जीवाश्म पाए गए हैं। अक्कल वुड फॉसिल पार्क का समय जुरासिक काल का है। यहाँ विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष भी मिले हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर स्थित अक्कल काष्ठ जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी गई है? यह फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया है कि जैसलमेर में स्थित अक्कल काष्ठ जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी गई है? एक नंबर 12 करोड़ वर्ष, दूसरा 18 करोड़ वर्ष, तीसरा 38 लाख वर्ष, 4 नंबर पर 6 करोड़ वर्ष। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 18 करोड़ वर्ष। जैसलमेर स्थित अक्कल काष्ठ जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी गई है? 18 करोड़ वर्ष। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अक्कल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? राजस्थान में अक्कल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? एक नंबर है गड़ीसर, 2 नंबर अक्कल, तीसरा है तनोड़, 4 नंबर पर है लोदरवा। तो अक्कल है ना, ये अक्कल गांव, ये ध्यान रखना, अक्कल काष्ठ जीवाश्म उद्यान है वो किस स्थान पर है? अक्कल जैसलमेर में, अक्कल गांव का नाम है। अगला क्वेश्चन आरएस में पूछा गया है कि निम्न में थार मरुस्थल के भाग है। तो थार मरुस्थल में देखो गोदावरी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, बनास मैदान, घग्गर का मैदान, इनमें से कौन कौन सा है? शेखावटी प्रदेश में कुछ आता है क्या थार मरुस्थल का? शेखावटी प्रदेश में आता है। गंगा गोदावरी यहाँ पर भी आता है, गोदावरी नदी के पास। बनास में नहीं आता है, ठीक है, बनास में आता है क्या? बनास में भी आता है, बनास राजसमंद से निकलती है। तो घग्गर का मैदान थार मरुस्थल के भाग है, तो घग्गर का मैदान भी है। घग्गर का मैदान थार में, वैसे गंगानगर हनुमानगढ़ जिले है ना, इनके अंदर कोई भी आपको वैसे नहीं मिलेगा, धोरे नहीं मिलेंगे। तो धोरे सिर्फ बीकानेर में है, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, इन क्षेत्रों में है। तो घग्गर का मैदान है वो गंगानगर हनुमानगढ़ के उत्तरी भाग है, जहाँ पर नहरें, नदियों की पानी की किल्लत नहीं है, यानी सबसे ज़्यादा पानी है वहाँ पर। तो धोरे नहीं है, घग्गर का मैदान भी मरुस्थल में नहीं आने वाला है। ये क्वेश्चन है 1, 2, 3 इसके अंदर दे रखा है, गोदावरी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, बनास का मैदान, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, किस भूआकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ एवं हिंगलाज का मगरा स्थित है? तो वो है दोस्तों नरसिंह पहाड़, सोजत, हिंगलाज का मगरा सिवाना में है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा? नरसिंहपुरा पहाड़ और हिंगलाज का मगरा कहाँ पर स्थित है? लूणी बेसिन में आ जाएगा, ठीक है। लूणी बेसिन, सोजत पाली लूणी नदी बहती है ना, वहाँ पर सिवाना बाड़मेर में बहती है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, घग्गर का मैदान स्थित है। घग्गर का मैदान कहाँ पर है? घग्गर नदी जहाँ से बहती थी वहाँ पर घग्गर का मैदान है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। वर्तमान में अनूपगढ़ जिला वापिस हटा दिया है, ये ध्यान मत दो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? बांगड़ प्रदेश, राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश कहते हैं? एक नंबर हाड़ौती अंचल, दूसरा शेखावटी अंचल, तीसरा माही का मैदान, 4 नंबर बनास बेसिन। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? शेखावटी अंचल हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान के शेखावटी अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं, बांगड़ प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, लेकिन व्याख्या देखो, बांगड़ राजस्थान के 2 भू क्षेत्रों का वाचन रहा है, ठीक है, 2 भू क्षेत्रों का वाचन रहा है। व्याख्या देखो, बांगड़ राजस्थान के 2 क्षेत्र हैं, एक तो बांगड़, एक है बांगड़, ठीक है, एक है वांगड़, एक है बांगड़। तो वांगड़ में आ जाएगा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र, जो स्थानीय भाषा में वागड़ कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। एक होता है बांगड़। वांगड़ में आदिवासी क्षेत्र आते हैं, ये ध्यान रखो।
और बांगड़ प्रदेश है वही है अरावली पर्वत पश्चिमी मरुस्थलीय के मध्य भाग है, जो मुख्यतः झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, पूर्वी चूरू, ढीडवाना, कुचामन, नागौर, पाली जिलों में विस्तृत है। नरड़, पिलानी, बादरा, नौहर, मानगढ़, कर्नाणा आदि भूभाग जिसे जीनपाल संकलित खतरगच पटावली में बागड़ नाम से बहुत अभिहित किया गया है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कौन सा युगम सुमेलित है? बांगर बूंदी दे रखा है, बागड़ बांसवाड़ा डूंगरपुर है, तो ये सही है। बांगर नहीं, गलत है। बांगर बूंदी में कैसे होगा, हाड़ौती में कैसे होगा? शेखावटी के पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र में नज़दीक है, जो आसपास क्षेत्र है उसमें है। बाकर सीकर में है, तो बाकर सीकर में कैसे होगा? यह नहीं होगा। गिरवा भी नहीं होगा डूंगरपुर में, बाकर गिरवा यहाँ पर नहीं है, गंगा मैदान में है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन सही है, बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में। अब देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बांगड़ प्रदेश में सीकर भी है, चूरू भी है, झुंझुनू भी है, राजसमंद नहीं है। ठीक है, राजसमंद बांगड़ में नहीं आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग है, उनका नाम क्या है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है वो है दोस्तों अरावली, 4 नंबर पर दे रखा है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खेड़ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? राजस्थान में खेड़ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक की अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? खेड़ब्रह्मा गुजरात मिनीकॉय द्वीप से अरावली निकलती है, वहाँ से ये बिंदु पूछा गया है। 1 नंबर पर है 500 किलोमीटर, दूसरा 550, तीसरा 600 किमी, 4 नंबर पर है 692 किलोमीटर। तो राजस्थान के अंदर है ना अरावली की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एक बार दूसरी बार घुमा करके पूछा गया कितना परसेंट है, तो 80% है। ठीक है, राजस्थान के अंदर अरावली की लंबाई 80% है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल अरावली की लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है, जिसमें 550 किलोमीटर राजस्थान में है। अब व्याख्या देखो, अरावली श्रेणी राजस्थान के 9.1% भाग लगभग 10% भाग में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतीय श्रृंखला है। राज्य में अरावली पर्वतमाला खेतड़ी, नीम का थाना से खेड़ब्रह्मा सिरोही तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, 550 किमी राजस्थान में स्थित है। जिलों के पुनर्गठन के उपरांत अरावली पर्वतमाला अनुमानित 21 जिलों में फैली हुई है। ठीक है, पहले 13 जिलों में थी, अब है वो लगभग 21 जिलों में फैली हुई है अरावली। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग है। तो राजस्थान के अंदर अरावली है और अरावली का भाग 10 लगभग है वो 9% है, 9% है। ठीक है, और 9% है। अब आपको ये पूछ ले कि जनसंख्या कितने परसेंट है अरावली में, तो 10% है। जनसंख्या 10% है, क्षेत्रफल 9% है, तो 9.1 दे रखा है, जो सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में हुआ ना माना जाता है? सेकंड ग्रेड 2010-11 में पूछा है कि अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो 1 नंबर प्री कैम्ब्रियन काल, दूसरा मिसोजोइक, तीसरा पेलियोजोइक, 4 नंबर सीनोजोइक। तो प्री कैम्ब्रियन काल की है अरावली, किस काल की है? प्री कैम्ब्रियन काल की है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भूगर्भीय दृष्टि से इसकी व्याख्या देखेंगे। भूगर्भीय दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप, निस, शिस्ट और ग्रेनाइट एवं दिल्ली सुपर ग्रुप कार्डजाइट के चट्टानों से बनी हुई है। इसका उद्भव एवं उत्पत्ति भूगर्भीय इतिहास के प्राचीन कल्प अर्थात प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी। इस समय भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेसिक प्लेट से अलग हो रही थी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? अभी आ गया क्वेश्चन, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? तो यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट से। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, 1 नंबर वलित पर्वतमाला के रूप में, दूसरा है संग्रहित पर्वतों के रूप में, तीसरा है अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में, 4 नंबर है ब्लॉक पर्वतों के रूप में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वलित पर्वतमाला समय अनुसार प्राचीनतम पर्वतमाला, वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वतमाला है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है अरावली। अरावली है वो वलित पर्वतमाला है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है?
तो सबसे अधिक ऊंचा है वो है राजस्थान के अंदर अरावली, और माउंट आबू पहाड़ी है वो सबसे ऊंची है। ठीक है, अरावली इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अरावली की ऊंचाई 930 मीटर है। ठीक है, अरावली की ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर औसत ऊंचाई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करो। ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, तो ये सही बात है। ठीक है ना। उसके बाद में इसकी कुल लंबाई 820 नहीं है, 692 किलोमीटर है। इसका अधिकांशतः विस्तार राजस्थान में है, तो अधिकांशतः सही हो गया क्योंकि 80% है, इसका मतलब अधिकांशतः है। 4 नंबर इसकी ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, तो ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन है ना वो गलत है, 692 किलोमीटर है अरावली की लंबाई, 820 दे रखी है, जो कि गलत है। अब देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। तो प्रमुख जल विभाजक दोस्तों अरावली है। अरावली की वजह से बारिश नहीं होती है मरुस्थल में। ठीक है, बादल है वो समांतर चले जाते हैं दिल्ली की तरफ, और दिल्ली में बारिश होती है, उसके 3 दिन बाद में बीकानेर में बारिश होती है। उसके बाद में इसकी व्याख्या देखें तो अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। अरावली थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से भी अलग करती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी मैदान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? 1 नंबर पश्चिमी घाट श्रेणी, दूसरा अरावली श्रेणी, तीसरा विंध्याचल श्रेणी, 4 नंबर पर है पूर्वांचल श्रेणी। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली श्रेणी, क्योंकि पर्वत श्रेणी है अरावली, ये राजस्थान को राज्य को पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है, बीच से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो बोराट का पठार नहीं है, बोराट का पठार तो है इसमें, बोराट का पठार है सवाई माधोपुर के नज़दीक विंध्याचल में चित्तो। उसके बाद में देखो लसाड़िया का पठार भी है, गिरवा का पठार भी है, मुकंदरा की पहाड़ियाँ नहीं है। ठीक है, मुकंदरा की पहाड़ियाँ अरावली श्रृंखला में नहीं आती हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती पठार में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो कोटा बूंदी 12 है। ठीक है, कोटा बूंदी 12 है, तो दौसा दे रखा है, कोटा दे रखा है, 12 दे रखा है, झालावाड़ दे रखा है, तो झालावाड़ भी शामिल हो जाएगा क्योंकि ये बीच में है कुछ आधा भाग इसका। तो दौसा गलत है, हाड़ौती पठार का भाग इसमें दौसा नहीं होगा। हाड़ौती पठार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा बूंदी 12 बांसवाड़ा झालावाड़ आदि जिले आते हैं। हाड़ौती पठार के 3 गौण भाग है, एक तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी है जो बूंदी हिल्स, मुकंदरा हिल्स, कोटा झालावाड़ में है। साहेबाद उच्च भूमि है, 12 घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी पाई जाती है। डग गंगाधर उच्च भूमि झालावाड़ में है। अगला क्वेश्चन है, डग गंगाधर उच्च भूमि अवस्थित है, तो ये हो जाएगा हाड़ौती पठारी प्रदेश में। ठीक है, हाड़ौती पठारी प्रदेश में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? घोड़े के नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। 1 नंबर मुकंदरा की पहाड़ी में, 2 नंबर है शाहबाद उच्च भूमि में, तीसरा है डग गंगाधर की पहाड़ी में, 4 नंबर है गोडवाड़ प्रदेश में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहबाद उच्च भूमि में। घोड़े के नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी है वो शाहबाद उच्च भूमि में है, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? उड़िया का पठार है वो इसमें शामिल है, बोराट का पठार शामिल है, लसाड़िया का पठार शामिल है, लेकिन शाहबाद उच्च भूमि दक्षिणी अरावली में शामिल नहीं है, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला कौन सा है? हाड़ौती पठार में कोटा बूंदी 12 आते हैं। ये पूछ रहा है हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला कौन सा है? तो 1 नंबर है सिरोही, 2 नंबर धौलपुर, तीसरा टोंक, 4 नंबर कोटा है। तो कोटा इसका राइट आंसर है क्योंकि हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है कोटा बूंदी 12। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, झालावाड़ अवस्थित है, तो झालावाड़ है वो हाड़ौती मैदान में है, झालावाड़ हाड़ौती मैदान में है। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है? तो हाड़ौती के पठार में दक्षिणी पूर्वी हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। इस तरह से मैप है ना, राजस्थान पतंगाकार यहाँ पर है, यहाँ पर है ये हाड़ौती पठार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कोटा बूंदी का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? तो कोटा बूंदी का क्षेत्रफल हाड़ौती कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है, तो उसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। डांगलैंड किसका भाग है? डांगलैंड है ये करौली का पठार है, क्योंकि डांग की रानी कहते थे करौली को डांग की रानी कहते थे, और डांगलैंड इसको बोल दिया तो करौली का पठार हो जाएगा। करौली पठार की अनियमित पहाड़ियों को डांगलैंड कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो 56 का मैदान तो दोस्तों दक्षिणी भाग में ही है, दक्षिणी भाग में है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच भाग में 56 ग्रामों का समूह स्थित होने के कारण इस भूभाग को 56 मैदान नाम से भी जाना जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। पहला ऑप्शन है बनास, चंबल, माही और लूणी। बनास, चंबल, माही और लूणी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माही में। ठीक है, माही में देखो राजस्थान में 56 का मैदान है वो किस नदी बेसिन में है? माही बेसिन में है। माही नदी है उसमें है। मध्य माही बेसिन 56 का मैदान को बागड़ क्षेत्र भी कहते हैं। यह बेसिन माही नदी की सहायक नदियों से संचित है जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों में उत्तरी भाग, सलूम्बर, पूर्व उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बागड़ के नाम से भी जाना जाता है? योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी एग्जाम में पूछा है, सेकंड ग्रेड में पूछा है कि कौन सा बागड़ के नाम से जाना जाता है। एक नंबर बनास का मैदान, दूसरा हाड़ौती का पठार, तीसरा मध्य माही मैदान, 4 नंबर है चंबल बेसिन। तो मैंने बताया बांगड़ और वागड़। वागड़ तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला आदिवासी क्षेत्र है और बांगड़ है शेखावटी वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर मध्य माही मैदान दे रखा है जो आदिवासी क्षेत्र में आते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के नज़दीक आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य माही मैदान वागड़। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 56 का मैदान राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में विस्तृत है? तो 56 का मैदान दक्षिणी क्षेत्र में है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है 56 बेसिन जिस जिले में है तो वह है पटवारी। आरएस में पूछा है कि 56 बेसिन जिस जिले में है। एक नंबर अलवर, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा पाली, 4 नंबर टोंक। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में ही तो है 56 बेसिन, तो बांसवाड़ा इसका राइट आंसर कर दो, 2 नंबर ऑप्शन। 56 का मैदान बांसवाड़ा में है तो 56 की पहाड़ियाँ, 56 पहाड़ियों का समूह है जो बालोतरा के मोकलसर गांव में सिवाना तक है। ठीक है, नाकोड़ा पर्वत, ग्रेनाइट पर्वत बालोतरा पूर्व में बाड़मेर जिले में है। इस मैदान ने माही नदी को गोलाई दी है तो 56 की पहाड़ियाँ भी गोल है। अधिक गहराई पर तक विच्छेदित होने के कारण 56 के विच्छेदित मैदान व आसपास के पहाड़ी भूभाग को वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और किस नाम से जाना जाता है? तो 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है नाकोड़ा पर्वत को। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में बालोतरा जिले में है 56 की पहाड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार पर अवस्थित है? तो मालवा के पठार पर तो हाड़ौती का पठार है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मालवा का पठार उत्तर मध्य भारत, पश्चिमी गुजरात के मैदान, दक्षिणी और पूर्वी में विंध्य श्रेणी, उत्तर में मध्य भारत पठार बुंदेलखंड उच्च भूमि से घिरा हुआ है। ज्वालामुखी उत्पत्ति वाला ये पठार मध्यवर्ती मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार राजस्थान का हिस्सा है और मालवा के पठार के उत्तरी भाग को हाड़ौती पठार भी कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजस्थान में किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? तो मालवा पठार है उसका विस्तार दक्षिणी पूर्वी है। ठीक है, राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल्स में विद्यमान है तो वो है झालावाड़ कोटा में डेक्कन ट्रेप के सेल्स में विद्यमान है। डेक्कन ट्रेप दक्षिणी पूर्वी भाग में झालावाड़, कोटा, मेवाड़ के कुछ भागों तक फैले हैं। इन सेलों का रंग अधिकतर गहरा भूरा अथवा हरा होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश फैला है, किसके सहारे फैला है? तो ये बूंदी सवाईमाधोपुर पहाड़ियों के सहारे बृहद सीमांत भ्रंश फैला हुआ है। अराली व विंध्य पर्वत माला का मिलन स्थल विशाल या बृहद सीमा भ्रंश कहलाता है। राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग से विशाल सीमा भ्रंश गुजरता है। ये भ्रंश चित्तौड़गढ़ के बेंगूस, तूर, बूंदी, उत्तरी कोटा में स्पष्टतः दृष्टिगत होता है तथा पुणे, सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिलों में इसे देखा जा सकता है। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें राजस्थान जी के आता है, पूरा का पूरा मैटर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, नई जानकारी के साथ में।